आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइमिंग वेवफॉर्म फॉर द कॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कॉल इंस्ट्रक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो इसके पहले इसको हम जान लेते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन करती क्या है। तो जब इसको कंपेयर कर लेते हैं जंप के साथ, सही है। तो जंप और कॉल दोनों ब्रांचिंग, जो जो प्रोग्राम का जो ट्रांसफ़र कंट्रोल है, जो उसको हम किसी दूसरी लोकेशन पे हम उसको डाइवर्ट कर देते हैं कि एग्जीक्यूशन अब वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे जंप है, तो अगर सपोज करो कोई इंस्ट्रक्शन इसमें पहले से लिखी हुई है और ये एग्जीक्यूट करता आ रहा है, और जब भी जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम का जो अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो इस लोकेशन से स्टार्ट होगा। सही है। सेम वे में कॉल भी है, सही है। पर कॉल में अब इससे आगे है, जंप में सिर्फ इतना ही है कि एग्जीक्यूशन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब प्रोग्राम काउंटर फिर 2000 पे जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। कॉल क्या करता है? कॉल दो काम करता है। तो पहले प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट होंगे ये, ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके कंटेंट को स्टैक पॉइंटर, जो स्टैक मेमोरी है, स्टैक पॉइंटर के थ्रू उस पर सेव करा के चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, इसके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस है वो भी आपका 16 बिट का ही है। ठीक है, तो उसमें 2 बाइट बनेंगी, तो पहले 1 बाइट सेव करता है, फिर दूसरी बाइट सेव करा के स्टैक मेमोरी पे, और वो तब वहाँ से तब कंप्लीट जो आपकी कॉल इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होती है। सही। जंप में क्या है, सिंपली जो 200H है वो सीधा सीधा किस पे आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर पे आ जाएगा, और बस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है उसको कोई उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ पर आना ही नहीं होता। तो कॉल जो स्पेशली जो बेसिकली डिज़ाइन है वो है सब रूटीन कॉल के लिए। तो जैसे कि आपका मेन प्रोग्राम है और यहाँ पर कॉल इंस्ट्रक्शन आई, सही है, तो वो क्या करेगा, अपना जो सब रूटीन है उसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा, मेन प्रोग्राम में वापस आएगा। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम कोई सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने गया, सब रूटीन को एग्जीक्यूट किया और वापस मेन प्रोग्राम में आएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। सही है, इस तरह ये चलती रहेगी, इस तरह इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो कॉल इंस्ट्रक्शन है उसकी वेवफॉर्म ड्रा करने से पहले एक इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। देखो, जहाँ भी कॉल इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो स्टैक मेमोरी को यूज़ करता है, तो स्टैक पॉइंटर को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा पहले। तो जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन वाला प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर ही कोई प्रोग्राम है, इधर कुछ इंस्ट्रक्शन है, और देखो ये आपकी जो पूरा 3 बाइट वाली इंस्ट्रक्शन है, तो 1FFD में 3 ऐड किया तो 2000 बन गया, मूव A, B, फिर उसमें 3 ऐड किया 2001 बन गया। ये सब हेक्साडेसिमल में है। MVIA C,20H, तो ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन थी, ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इसमें ऐड करोगे तो 2003, जो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेव होगी 2003 मेमोरी लोकेशन में। ये भी आपकी सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, सही है। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन जो सेव होगी वो 2004 लोकेशन से स्टार्ट होगी, क्योंकि कॉल 2050 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो 2004 में कॉल का कोड आएगा, 2005 में 20 आएगा, और 2006 में 50 आएगा, और 2007 में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें अब 3 चीज़ मिल गई कि जब कॉल वाले इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो जो अब कोड है, सही है, तो इसको हम यहाँ पे, मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, बेसिकली इस पर ड्रा कर लेते हैं। इधर जो इन्फॉर्मेशन है प्रोग्राम से उसको हमने एज्यूम कर लिया है कुछ, सही है। तो मैं उसको, जहाँ पर ये कॉल इंस्ट्रक्शन वाला है, मैं उसको ले लेता हूँ। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सही है, तो यहाँ पर कॉल का कोड है, वाट एवर जो भी है, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद 20 है, उसके बाद 50 है, तो इनकी लोकेशन क्या है, 2004H पे है कॉल का अप कोड, 2005 पे है 20 जो उससे नेक्स्ट वाली है, और 2006 पे है ये वाले 50। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन, कॉल क्या कर रही है, जब कॉल इंस्ट्रक्शन जब इसका जब ये डिकोड होने जो प्रोसेस में होती है, तो प्रोग्राम काउंटर कंटेंट हो जाते हैं 2007। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो एड्रेस ले लेता है। अब जब कॉल का जब डिकोड करते हैं, तो कॉल को पता चलता है, जो डिकोडर है उसको पता चलता है कि प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट हैं वो होने चाहिए 2050, और जो उसके प्रीवियस जो पहले वाले कंटेंट हैं यानी 2007 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के जो एड्रेस है उसको हमें सेव करना है किस पे, स्टैक मेमोरी पे। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो प्रोग्राम काउंटर के पुराने कंटेंट हैं यानी ये वाले 2007, सही है, तो उसको वो सेव करा के चला जाता है, टेम्परेरी रजिस्टर पे सेव करता है, फिर वो इनको रीड स्टार्ट करता है। ये जो ये 20 और 50 जो रीड हो रही हैं ये सीधे सीधे प्रोग्राम काउंटर में आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो टेम्परेरी रजिस्टर हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, उनको वो स्टैक मेमोरी पर राइट करता है। तो जैसे स्टैक मेमोरी पर राइट करेगा तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, डिक्रीमेंट होगा, बाइट को सेव करेगा, फिर डिक्रीमेंट होगा और बाइट को सेव करेगा। ठीक है,
ये उसका स्ट्रक्चर है। और बेसिकली इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में, जब ये स्टैक मेमोरी, स्टैक पॉइंटर, ये सब डिस्कस करूँगा तब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज किया 500H पे, 4FFF पे 20 और 4FFFE पे 07, यहाँ पर इसमें हमने मेमोरी पे, स्टैक मेमोरी पे, ये स्टैक मेमोरी है, इसको डाल दिया, ठीक है, स्टैक मेमोरी पे। अच्छा, ये कॉल का सब रूटीन है, जो कॉल इंस्ट्रक्शन 2050, तो अब क्या है, प्रोग्राम काउंटर अब क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर कंटेंट हो गए 2050, तो 2050 पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, और ये एग्जीक्यूशन चलता रहेगा कब तक, जब तक रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। तो कॉल के साथ जो सब रूटीन है उसमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन का क्या काम है, जो टॉप ऑफ द जो स्टैक है, ये वाली जो है, इन दोनों को वापस किस में डालेगा, प्रोग्राम काउंटर में। और प्रोग्राम काउंटर वापस कहाँ जाएगा फिर, जब प्रोग्राम काउंटर कंटेंट क्या हो जाएंगे, जो टॉप ऑफ द स्टैक में ये है दोनों, तो 07 और 20, तो 2007 आपके वापस प्रोग्राम काउंटर में आ जाएंगे और एग्जीक्यूशन फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जंप में क्या हो रहा है, जब STA जंप पे आएगा 200, तो जंप सीधा यहाँ पर जाएगा और फिर एग्जीक्यूशन ऐसे ही करेगा, फिर जंप आया फिर इधर चले गए, फिर ऐसे एग्जीक्यूशन चलता रहा, ठीक है। कॉल क्या कर रहा है, वहाँ से जाएगा और जहाँ से उसने कॉल किया था, तो जहाँ पर कॉल किया था उससे अपना जब उसको एग्जीक्यूशन करेगा तो एक सब रूटीन जो होगा कॉल का, उसको एग्जीक्यूट करके वापस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा जहाँ से उसने उसको छोड़ा था, ठीक है, तो वापस रिज्यूम करेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सब कुछ डेटा मिल गया है। देखो, कॉल इंस्ट्रक्शन का जो कोड है वो सेव है 2004 में, 20 है 2005 में, 50 है 2006 में। फिर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो अब इसमें हमें क्या करना है, स्टैक को जो हमें जो स्टैक मेमोरी में जो राइट करनी है वो 2007, उनके भी हमें दोनों के एड्रेस मिल गए। तो हमारे यहाँ पर कॉल इंस्ट्रक्शन के मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, वो पहले करेगा अपकोड फैच, मेमोरी रीड, और उसके बाद इनको राइट करेगा स्टैक पॉइंटर पे, सॉरी स्टैक मेमोरी में। तो मेमोरी राइट, एक बार 20 राइट होगा, एक बार 07 मेमोरी राइट। तो कितनी साइकिल हो गई टोटल, अगर कॉल की बात करें तो यहाँ पर कॉल की स्पेशली बात करें तो अपकोड फैच, अच्छा कॉल का अपकोड फैच है 60 स्टेट का, क्यों 60 स्टेट का है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब उसकी वेवफॉर्म ड्रा करेंगे। टेम्परेरी रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट है ना, हाँ वही वाला है। फिर उसमें आता है मेमोरी रीड, ठीक है, 20 को रीड करना है क्योंकि ये उसमें पड़ा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, मतलब प्रोग्राम मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो 20 को रीड करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बाइट 50 को रीड करेगा, तो सॉरी इसमें भी फिर मेमोरी रीड आएगा, ठीक है जी। तो अपकोड फैच 60 स्टेट का होता है, याद रखना, मेमोरी रीड। उसके बाद ये जो कंटेंट हैं जो टेम्परेरी रजिस्टर में हैं उनको किस पे सेव करेगा, ये 2007 उनको सेव करेगा स्टैक मेमोरी पे। तो स्टैक मेमोरी पे इसका मतलब जब सेव कर रहा है तो उसका मतलब राइट कर रहा है, तो पहली बाइट जाएगी मेमोरी राइट, दूसरी बाइट गई मेमोरी राइट। तो ये पूरा इसका एक तरह से एग्जीक्यूशन का जो स्टेप है से कॉल इंस्ट्रक्शन का। तो अब आ जाते हैं इसकी वेव फॉर्म पे। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है वो ये मिल गई, और बाकी इसमें एक और दो इन्फॉर्मेशन और चाहिए हमको, स्टैक वाली। तो स्टैक मेमोरी का ये है, ये हमारी प्रोग्राम मेमोरी है, तो प्रोग्राम, और ये हमारा स्टैक मेमोरी, ठीक है। तो स्टैक मेमोरी का एड्रेस है 4FFE, तो पहले तो सेव करेगा ये 4FFF पर 20 और उसके बाद 07, ये अपोजिट चलता है, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर के जो भी कंटेंट हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, पर इसको फिर भी मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये पता रहे कि स्टैक पॉइंटर जो है वो डिक्रीमेंट होता है तब वैल्यू सेव करता है। तो पहले इसकी सेव करेगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर इसकी सेव करेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं इसकी वेव फॉर्म, इसकी वेव फॉर्म ड्रा करनी है। तो देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रफर इसका पहले से ही मैंने इसको बनाया हुआ है। तो इसको एक तरह से बोल सकते हो कि देखो अपकोड फैच 60 स्टेट की है, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये बन गए। मेमोरी रीड 3T स्टेट की है, तो T7 T8 T9। मेमोरी राइट, ये मेमोरी रीड है दोनों, सही है। देखो जो सीक्वेंस बन के आई वो क्या बना, अपकोड फैच, मेमोरी रीड, फिर उसके बाद मेमोरी राइट और मेमोरी राइट, ये बन गया था। तो टोटल कितनी होगी 6 + 3 + 3 + 3 + 3, तो टोटल हो गई 18 स्टेट, है ना। तो सबको क्लॉक बना दी है, ठीक है। अच्छा A to A15 वो क्या रहना है, वो सब में वही T3 तक जो आपकी हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन है
वो जो भी आपने पीछे जो भी आपने पढ़ी होंगी अब कोड, जितनी भी मशीन साइकिल पढ़ी होंगी उन सब में क्या है 3T स्टेट तक वो रहती है, ठीक है। उसके बाद वो फ्लोट हो जाती है, T4 में फ्लोट होती है, यहाँ T5 और T6 में भी फ्लोट ही रहेगी, ठीक है, यानी ट्राई स्टेट में चली जाएगी। फिर T7 T8 T9 उन सब में तीनों में रहेगी, तो 3 में रहेगी सब में। तो जितनी भी मशीन साइकिल हैं सबके 3 में ये सही एक्टिवेट रहेगी। और जो अगर 3 से ज़्यादा है, जैसे अपकोड फैच वाली है उसमें ही फ्लोट होगी, तो सब में मैंने कॉमन बना दिया है, ठीक है। वैल्यू इसमें फिल करनी रह रही है। ऐसे ही नोट टू AD7 का है, उसमें क्या है पहले T1 में एड्रेस आएगा, ठीक है। तो सबकी जो है T1 में एड्रेस आएगा, जितनी भी मशीन साइकिल हैं सबके T1 में एड्रेस आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद जो T2 और T3 है उसमें डेटा आता है, ठीक है। तो T2 और T3 सबके, इसके T2 T3 ये हो गए, इसके जो है इसमें T8 और T9 हो गई, इसमें T11 to T12 हो गई, सही है। तो नंबरिंग आप कैसे ही कर लो, 1 2 3 दिया है तो अब कोड फैच की जो मशीन साइकिल है उसके आधार पर इनको कर लो T1 T2 T3। फिर मेमोरी रीड, तो यहाँ पर तुम्हें फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा MR1 MR2 ऐसे करके। तो MR1 में अगर उसमें 1 2 3 ऐसे करके कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको सबको कंटिन्यू कर दिया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट वही है। तो पहली 3T स्टेट हैं सबकी लगभग कॉमन है, तो चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, सही है। बाकी सबकी तो लगभग कॉमन ही है, ठीक है, बस उसमें वैल्यू फिल करनी है। अब आते हैं ALE सिग्नल पे। जितनी मशीन साइकिल हैं सबकी पहली वाली जो पहली वाली T स्टेट है सब में ये हाई रहेगा, तो सब में हाई कर दिया। इसमें T1 में हाई है, इसमें T7 में हाई है, इस वाली साइकिल का ये इसमें हाई है और इसमें हाई है और ये इसमें हाई है, ठीक है। अब आते हैं इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमोरी बार S0 और S1। तो इसमें कुछ लो रहेंगे कुछ हाई रहेंगे, सही है। तो हर मशीन साइकिल में ये चेंज होता रहता है इनका स्टेटस, तो ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ से थ्रू आउट इसको कॉमन रखा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो मशीन साइकिल आई फिर उसमें उसको मैंने कुछ ट्रांजिशन, कुछ 0 हुई कुछ 1 हुई तो उसको ट्रांजिशन दिखा दिया है, फिर उसको ऐसे ही कंटिन्यूस रखा है। फिर नेक्स्ट मशीन साइकिल उसमें ट्रांजिशन दिखा दिया है। तो ये एक तरह से ये बेसिक सा है। अभी इसमें बस क्या करनी है, वैल्यू फिट करनी है। तो ये कॉमन है लगभग सभी में, जितने भी आप आगे की बनाओगे वो सब में इस तरह का ये आप पहले भी बना के रख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये कॉल के लिए ही है। देखो अगर आपका सपोज करो MVI जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो T5 और T6 को निकाल दो और इन बाकी सबको निकाल दो, ठीक है। T5 T6 को निकाल दो और बाकी इन सबको। तो T4 के बाद T7 T8 T8 9 इनको यहाँ पर ले आओ, ठीक है। तो वो बन जाएगी MVI A,12H की, ठीक है। और बस उसमें वैल्यू फिल करनी है, काम खत्म। रीड राइट के सिग्नल इसमें बताने हैं स्पेशली, ठीक है। तो अब हमारा अपकोड फैच है, तो अपकोड हमारा पड़ा हुआ है किसमें, 2004 लोकेशन में, है ना। अपकोड कहाँ पड़ा हुआ है, 2004 लोकेशन में। तो हायर ऑर्डर के एड्रेस के क्या हुए, 20H हुआ हायर ऑर्डर का, और लोअर ऑर्डर पर क्या आया 04H, ठीक है। जब डेटा रीड होना शुरू हुआ तो यानी अपकोड जो भी कॉल का जो भी अपकोड है, सही है। अब जरूरी नहीं कि आपको कॉल का अपकोड पता हो, तो यहाँ पर लिख दो अपकोड ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिंपल ये लिख दिया। अच्छा, अब ALE सिग्नल हाई है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रहना ही है, सब में कॉमन ही है। अब इनपुट आउटपुट ओब्लिक M बार, अब ये सिग्नल क्या होना चाहिए, तो जो IO ओब्लिक M बार है, क्योंकि ये मेमोरी से आ रहा है तो इसको रखेंगे 0। S0 इक्वल्स टू S1 इक्वल्स टू होगा 1। ये दोनों सिग्नल S0 और S1 होते हैं 1 1। ये ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, बेसिकली रीड ऑपरेशन। कौन सा, मेमोरी को रीड कर रहे हैं। तो रीड वाला यहाँ तक हाई रहेगा, उसके बाद इसके मिड से लो हो जाएगा T2 और T3 स्टेट के लिए, और फिर उसके बाद फिर वापस हाई कर दो, ठीक है, और हाई रहेगा फिर नेक्स्ट तक। राइट वाला क्योंकि राइट ऑपरेशन है ही नहीं मेमोरी राइट, तो ये हाई चलेगा, ठीक है, एक्टिव लो सिग्नल है, ये हाई चलेगा, ठीक है। तो पहली वाले का सबका कुछ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट मशीन, अब ये आया जैसे कि कॉल इंस्ट्रक्शन थी, इसको एक बार लिख देता हूँ, कॉल 2050H। तो कॉल का अपकोड आ गया, तो जो भी अपकोड है पता नहीं क्या है, ठीक है, मैं देख सकता हूँ बुक से, पर फिर भी जब भी बनाने के लिए आएगा तो कॉल का अपकोड उसमें यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको पता होगा अपकोड क्या है, ठीक है। तो बस यहाँ पर उसको मेंशन कर देना है कि अपकोड ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो
इसमें ये जो यहाँ पर इस तरह कुछ इसमें इस तरह का शो किया होगा कि जब यहाँ से रीड जब लो होना शुरू होता है तो उसके मिड से यहाँ पर बेसिकली आना शुरू होता है डेटा, यानी अप कोड उसके मिड से, और जब ये आपका हाई हो जाएगा वापस रीड, तो डेटा जो उधर से जो प्रोग्राम मेमोरी को रीड कर रहे हो वो बंद हो जाता है। तो मैं इसको एक तरह से इसको शो कर देता हूँ इस लाइन से, राइट से करना पड़ेगा, चलो ये राइट से कर देते हैं, ये है। तो यहाँ पर ये बेसिकली अप कोड इतने इस फील्ड में आएगा, मतलब डेटा बस यहाँ से यहाँ तक है, पर जो अप कोड आएगा वो यहाँ से यहाँ तक ही इसको आएगा, ठीक है। अब तो ये अप कोड कहाँ चला गया, ये चला गया आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, तो रजिस्टर में चला गया, रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन डिकोडर अब उसको डिकोड कर रहा है। तो यहाँ पर T4 में डिकोडिंग हो रही है, ठीक है। T4 में डिकोडिंग हुई, डिकोडिंग होने के बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। तो अब इसमें क्या है, जो कॉल से जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन थी वो क्या थी हमारी, STA समथिंग करके थी, तो जो उसका एड्रेस था वो था 2007, ये 2004 है इसका एड्रेस, ठीक है। तो उसका था 2007। तो अब ये क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट जब ये इसका कोड भेज देता है तो प्रोग्राम काउंटर इसका मतलब ये समझ जाता है कि अब आगे कहाँ जाना है, बस समझ रहे। तो प्रोग्राम काउंटर को क्या करता है, ये प्रोग्राम काउंटर होल्ड करेगा 2007, ठीक है, डिकोड करने के बाद, ठीक। पर अब ये जो 2007 है इसको अब क्या करना है, इसको सेव करके जाना है टेम्परेरी रजिस्टर में, क्योंकि अब प्रोग्राम काउंटर में कंटेंट होने चाहिए 2050, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, है ना। प्रोग्राम काउंटर 2050 होने चाहिए। तो 2007 को ये टेम्परेरी रजिस्टर में, तो सपोज करो इसमें W में सेव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें Z, W और Z दो टेम्परेरी रजिस्टर है, और उसमें 07 सेव कर दिया, ठीक है, W और Z में। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल ऑपरेशन है, आपको उसको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो W में 20 सेव हो गया और Z में 07। तो देखो इंटरनल बस भी 8 बिट की है, तो एक बार में 8 बिट ही राइट कर सकता है। तो एक क्लॉक साइकिल में 8 बिट, तो एक क्लॉक साइकिल में पहले 20 प्रोग्राम काउंटर का अपर वाला जो पार्ट है वो W में दे दिया, फिर जो नेक्स्ट T स्टेट आई इसलिए जो उसका लोअर पार्ट है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का वो सेव करा दिया इसमें। अब प्रोग्राम काउंटर आपका खाली है, तो अब प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू आएगी मेमोरी रीड करके 20 और 50 ये डायरेक्ट प्रोग्राम काउंटर में सेव हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो प्रोग्राम काउंटर जब भी देखो, अब फिर इसको एक बार समझ लेते हैं। जब 2004 पे था प्रोग्राम काउंटर ने इस इंस्ट्रक्शन का अपकोड, कॉल का अपकोड दिया, जो जब डिकोड हुआ, तो जब ये डिकोड होता है तो इसका मतलब है कि ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो पता चल गया। जब 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम काउंटर अपने कंटेंट अपडेट करके, ठीक है, वो कर देता है 2007, तो उसका साइज पता चल गया, तो वो अपडेट करके 2007 कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से उसको ये भी पता चला कि प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट अब 2050 में आने हैं, ये होने हैं, सही है। जो प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको सेव करके जाना है, किस पे, स्टैक पे। तो स्टैक पे डायरेक्ट सेव ना करके वो क्या करता है, पहले स्टैक को दे देता है, ये जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको दे देता है WZ रजिस्टर को, ठीक है। तो ये जो 60 स्टेट लेता है वो इसलिए ले रहा है, ठीक है। तो दो T5 और T6 में क्या हो रहा है, जो टेम्परेरी रजिस्टर हैं, जो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो उससे राइट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर अब आपका रेडी है 2050 को लेने के लिए। तो अब मेमोरी रीड ऑपरेशन अब 20 को रीड करेंगे, 20 का एड्रेस है 2050, ठीक है। तो यहाँ पर है 20 और यहाँ पर आएगा 05, ठीक है, इसका एड्रेस आ गया, ये 20H, ये 05। इस पे जो डेटा है, तो डेटा बस अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, S0 और S0 की इनकी सबकी वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो IO/M बार अगेन 0 है, तो यहाँ पर M बार वाला 0 कर दिया है, ठीक है, मेमोरी रिलेटिव ऑपरेशन है। S0 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मेमोरी जो रीड ऑपरेशन हो रहा है तो S की वैल्यू आएगी 0 और S1 की वैल्यू होगी 1, है ना, ठीक है। तो ये देखो याद कर लेना इनको, सही है। तो इसमें सब वैल्यू फिल करनी है। तो मेमोरी रीड में हर बार इसमें ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो जाएगा, यहाँ मेमोरी राइट है तो ये वैल्यू हो जाएंगी 10, ठीक है ना, बस। अब आगे चलते हैं रीड पे। अब क्योंकि ये मेमोरी रीड ऑपरेशन है तो ये क्या होगा, 2 और 3 के मिड तक ये लो रहेगा, सही है, उसके बाद फिर हाई हो जाएगा, ठीक है जी। राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा तो राइट ऑपरेशन स्टिल हाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डेटा आया, जब ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो डेटा आया 2005,
ये 2005 एड्रेस बस पे गया, एड्रेस बस ने इसको देखा 20 इसमें आ गया, तो यहाँ पर आ गया 20H डेटा पे। ठीक है, नेक्स्ट के लिए आगे जाएंगे ऐसे ही, यहाँ पर 20H और नेक्स्ट है इसमें 06 जो लोअर ऑर्डर पे है। ठीक है, और डेटा क्या है 50, और यहाँ पर भी मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है, तो रीड और राइट वाला स्टिल हाई। ठीक है, और ये बिल्कुल जस्ट एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मेमोरी रीड ऑपरेशन यहाँ भी था, ये भी यहीं पे था। ठीक है, अब आते हैं मेमोरी राइट पे। अब मेमोरी राइट पे एड्रेस क्या होगा, एड्रेस होगा स्टैक पॉइंटर को राइट करना है। ठीक है, तो जो स्टैक पॉइंटर के जो कंटेंट हैं वो हैं आपके 5000। ठीक है, स्टैक पॉइंटर कंटेंट अब हैं ये। तो जो स्टैक पॉइंटर जब भी उस पर कुछ सेव करता है, तो स्टैक पॉइंटर किस में अंदर है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो अब प्रोग्राम काउंटर वैल्यू नहीं देगा एड्रेस बस पे, अब वैल्यू आएगी स्टैक पॉइंटर की। सही है, तो स्टैक पॉइंटर जब सेव करता है, जब स्टैक मेमोरी में कुछ सेव होता है, तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो उसकी वैल्यू है उससे वो डिक्रीमेंट करेगा, 1 डिक्रीमेंट बाई 1। तो 4FFF आएगा आपका एड्रेस बस पे, तो 4F आया इधर, सही है, और FF आया इधर। ठीक है, और डेटा बस पे क्या आ गया 20H। 20H कहाँ से आया, 20H ये आया आपका W, जो रजिस्टर है उसको, उसके कंटेंट हमने डेटा बस पे डाल दिए। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर जो स्टेटस हो जाएगा, देखो मेमोरी रेटेड ऑपरेशन में तो M बार स्टिल 0 रहेगा। सही है, S0 की वैल्यू हो जाएगी 1 इसका जस्ट, और S1 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो जो रीड वाली जो लाइन है वो हाई रहेगी, और जो राइट वाली लाइन है वो T2 और T3, तो यहाँ पर T14 और T15 के मिड में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, जो 20 है डेटा बस पे वो राइट हो गया किसमें, स्टैक पॉइंटर की 4FFF लोकेशन में। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी मेमोरी राइट, अब दूसरी बाइट, अब जेड के जो कंटेंट हैं अब वो डेटा बस में आएंगे। सही है, जो स्टैक पॉइंटर के जो कंटेंट हैं अब नेक्स्ट बाइट उसको स्टोर करानी है, तो स्टैक पॉइंटर के कंटेंट है 4FF, तो वो फिर डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करके जो भी ये एड्रेस है इसको ये किस पे डालेगा, एड्रेस लाइन पे। तो एड्रेस लाइन के कंटेंट हुए 4F, और यहाँ पर आया FE। ठीक है, FEH। ठीक, और यहाँ पर जो डेटा बस पे डाल दिया 07, और तो यहाँ पर भी रीड सिग्नल नहीं हो रहा, तो रीड सिग्नल है हाई, और जो आपका राइट है वो फिर T2 और T3 में लो होगा। और ये तो ये आपका टाइमिंग वेव फॉर्म है किसका, कॉल इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो आपको सब समझ आ होगा कि T6 क्यों है आप कोड फैच में। सही है, 60 स्टेट क्यों ले रहा है, तो क्योंकि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम काउंटर में है। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वो है प्रोग्राम काउंटर में। सही है, 2007। तो T5 और T6 में जो प्रोग्राम काउंटर की जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है जो कि प्रोग्राम काउंटर में हो चुका है उसको वो सेव करा देता है W और Z रजिस्टर में। तो 8 बिट एक बार W में सेव कराएगा और 8 बिट लोअर जो उसकी है वो Z में सेव कराएगा। ठीक है, उसके बाद जब मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा तो जो भी कंटेंट आएंगे वो सीधे प्रोग्राम काउंटर के अपर हाफ में गए। सही है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली में 50 वाले जो कंटेंट हैं ये लोअर हाफ में गए प्रोग्राम काउंटर के। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर रेडी हो गया 2050 पे जाने के लिए। सही है, पर अभी वेट करेगा क्योंकि अभी मेमोरी राइट ऑपरेशन भी चलना है। ठीक है, क्योंकि एक ही एड्रेस लाइन है, कॉमन है ना, तो उसके बाद वेट करेगा इन टी स्टेट का भी। सही है, तो 2 मेमोरी राइट ऑपरेशन होने हैं, यानी जो टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर है डेटा उसको हमें स्टैक पे सेव कराना है। फिर W को मेमोरी राइट, पहले W को सेव करा दिया, तो जो भी स्टैक पॉइंटर के कंटेंट हैं अब वो एड्रेस लाइन पे आएंगे। अब प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट हैं वो एड्रेस लाइन पे नहीं आएंगे, स्टैक पॉइंटर के कंटेंट आएंगे। तो स्टैक पॉइंटर को आपने इनिशियलाइज किया था 500H पे। ठीक है, तो 500H के जब भी वो कोई वैल्यू उस पर मेमोरी पे राइट ऑपरेशन करता है तो वो क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो 500 से वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, तो डिक्रीमेंट करेगा डिक्रीमेंट बाई 1, तो वो आएगा 4FFF। 4FF को वो डाल देगा एड्रेस लाइन पे, और फिर जो एड्रेस लाइन है और साथ में जो डेटा है W के जो कंटेंट हैं वो डेटा बस पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ से राइट सिग्नल इशू होगा, रीड सिग्नल इशू नहीं होगा। ठीक है,
और ये जो आपके कंटेंट हैं 4FFFH उस पर आपका 20 सेव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे भी सेम हुआ। नेक्स्ट जो उसको क्या करना है, स्टैक पॉइंटर को फिर वैल्यू सेव करनी है स्टैक मेमोरी पे, तो वो क्या करेगा, फिर डिक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट बाई 1, तो 4FFE हो गया उसके कंटेंट, और उसको डाल दिया उसने एड्रेस लाइन पे। सही है, एड्रेस आ गया, और जेड के जो कंटेंट हैं वो डाल दिए डेटा बस पे, और फिर उसके बाद राइट सिग्नल इशू करेगा, तो इस लोकेशन में इसे हो जाएगा। सही है, तो ये यहाँ पर कॉपी कर लो इसको, सेम जो स्टेटस लाइन है और मेमोरी का जो स्टेटस है उसको यहाँ कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये है आपकी कॉल इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टेप्स पूरे। ठीक है, तो आपको इसमें सब अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दें। ठीक है, मैं उसका जो भी है आंसर मैं आपको उसको दे दूंगा। अच्छा, व्हाट्सएप का भी मेरा नंबर इसमें है, जो उसमें मटेरियल है बेसिकली, है ना, तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझको अपनी जो क्वेरी है पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक, चलिए।